नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय कुमार कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, आदर्श कॉलेज, उमरिया। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पहले विषय 18वीं शताब्दी के मध्य राजनीतिक प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य राजनीतिक प्रवृत्तियां या राजनीतिक स्थिति हम इसे कह सकते हैं। यह मतलब इस समय पर 1740 ईस्वी के आसपास भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अगर स्थिति की बात करें तो इस समय पर भारत में राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई। राजनीतिक शून्य से हमारा तात्पर्य ये है कि इस समय पर भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो पूरे भारत पर अपनी सत्ता को स्थापित कर सके या पूरे भारत को एक केंद्र बना करके उसको चला सके। इससे पहले यद्यपि मुगल साम्राज्य था, 1526 ईस्वी में बाबर ने इसे स्थापित किया था। हुमायूं के पश्चात अकबर के समय पर अपने साम्राज्य विस्तार को ये पूरा करता है। शाहजहां के समय ये अपने स्वर्ण युग को प्राप्त करता है और इसके पश्चात जो अगला बादशाह बना था औरंगजेब, उस समय पर मुगल साम्राज्य अपने 21 प्रांतों को लेकर के अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में चरम पर रहता है। मुगल बादशाहों ने भारत को उसके एकता के सूत्र में बांध करके रखा। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय के पश्चात उसके पश्चात मुगल बादशाहों का जो भव्य साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था, वो कमजोर होता है, टूटने की कगार पर आता है और अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। 18वीं शताब्दी के मध्य जो राजनीतिक प्रवृत्तियां थी उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला, पतनशील मुगल साम्राज्य। दूसरा, नवीन राज्यों का उत्थान। तीसरा, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण से तात्पर्य नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से है। और चौथा, यूरोपियों का आगमन। हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। पहला, पतनशील मुगल साम्राज्य। कोई भी साम्राज्य जब अपने पतन की अवस्था में आता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक नहीं, कई कारण होते हैं। कुछ कारणों पर हम चर्चा करेंगे जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसरित हुआ। इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसे हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के जितने उत्तराधिकारी थे वो कमजोर शासक थे। प्रशासनिक अनुभव न होने के साथ साथ उनमें सैनिक क्षमता का भी अभाव था। और एक बड़े साम्राज्य को तभी हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं जब उसका जो शासक होता है, जो बादशाह होता है, वो अच्छा सेना नायक और अच्छा प्रशासक हो। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो बादशाह बने, वो बादशाह इतने सक्षम नहीं थे प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों पर, सैनिक तौर पर भी, कि वो अपने बड़े साम्राज्य को पहले की तरह चला सकें। तो कमजोर उत्तराधिकारी होना, या ये कहें कि जो उत्तराधिकारी थे उनमें अपनी क्षमताओं के अनुरूप, एक बादशाह की क्षमता के अनुरूप उनमें गुण नहीं थे, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ा। एक और वजह बताई जाती है उत्तराधिकार के नियम का ना होना। अ, बाबर जब भारत आया था उसके पश्चात से लेकर के लगभग एक क्रम ही रहा कि एक बादशाह के पश्चात उसका बड़ा बेटा या उसका बेटा ही शासक बनता था, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। इस नियम ना होने के कारण आने वाले समय पर जो ताकतवर होता था वो बादशाह बनता था। ये प्रक्रिया औरंगजेब के समय पर ही शुरू हो गई थी। उसने भी सत्ता प्राप्त करने के लिए, बादशाह का पद प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से ही युद्ध किया और गद्दी प्राप्त की, बादशाह की गद्दी प्राप्त की। तो उत्तराधिकार नियम ना होने के कारण भी जैसे ही कोई बादशाह अपने वृद्धावस्था को प्राप्त करता था तो उसके पुत्रों में या दरबार में अगले बादशाह बनाने को लेकर के घमासान की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो ये भी मुगलों के पतन का एक बड़ा कारण था। इसके अलावा अमीरों की दलबंदी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण था। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय तक मुगल दरबार में चार तरह के दल होते हैं, चार तरह के व्यक्ति होते हैं। ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। ये चार तरह के जो व्यक्ति होते हैं, चार तरह के दल होते हैं। इन्हीं दलों के आधार पर मुगल दरबार में षड्यंत्र शुरू होते हैं, दलबंदी या गुटबंदियां शुरू होती हैं, जो मुगलों के पतन का एक कारण बना। दलबंदी से तात्पर्य ये था कि अगला बादशाह कौन बनेगा, इसके लिए अपने पक्ष को मजबूत करना, अपना दल बना करके अपने पक्ष को मजबूत रखना। इसके अलावा जो मुगल सरदार थे विभिन्न प्रांतों में, उनमें आपस में द्वेष भी रहता था।
वो परस्पर ईर्ष्या करते थे आपस में कि अधिक से अधिक मनसब या अधिक से अधिक क्षेत्र उन्हें प्राप्त हो, ताकि वो मुगल बादशाह के और अधिक करीब रह करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। एक प्रथा शुरू हुई थी, मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने ही करी थी। इसके अंतर्गत अकबर अपने साम्राज्य में अपने सरदारों को मनसब प्रदान करता था। इन मनसब उचित तरीके से प्रदान करने पर मुगल साम्राज्य की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी रहती थी। औरंगजेब के पश्चात औरंगजेब के साम्राज्य में ही मनसबदारी प्रथा में काफ़ी परिवर्तन आ गए थे, जिसकी वजह से प्रशासनिक और आर्थिक दोनों पकड़ कमजोर हो गई थी। ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना था। मुगल सैन्य व्यवस्था भी एक मुगलों के पतन का एक कारण था। मुगल सैन्य व्यवस्था, कोई भी सैनिक तभी तक अपने युद्ध में पारंगत हो सकता है जब तक वो उसका अभ्यास करता रहे। औरंगजेब ने बहुत सारे सैनिक अभियान किए, दक्षिण अभियान में वो लगभग 25 वर्ष तक रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो अगले बादशाह थे, वो सैनिक तौर पर स्वयं उतने दक्ष नहीं थे, इसलिए वो सेना पर भी उतना ध्यान नहीं देते थे। मुगल जो सैनिक होते थे वो अभ्यास ना करने के कारण उनकी जो व्यवस्थाएं थी, उनकी जो युद्ध करने की कला थी, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से एक अच्छी सेना, सॉरी, एक अच्छा राज्य तभी स्थापित रह सकता है जब उसके सैनिक अच्छे हों। बाहरी आक्रमण अगर होता है तो उसकी रक्षा के लिए और किसी अन्य राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अच्छी सेना का होना आवश्यक माना जाता है। तो मुगल सैन्य व्यवस्था भी कमजोर हो गई थी। चूंकि बादशाह कमजोर हुआ था तो मुगल सैन्य व्यवस्था कमजोर होना स्वाभाविक था। ये भी मुगलों के पतन का एक बड़ा कारण था। एक और कारण बताया जाता है विशाल साम्राज्य। कश्मीर से लेकर के और लगभग कन्याकुमारी तक मुगल बादशाहों का साम्राज्य स्थापित हुआ था। इतने बड़े साम्राज्य को एक केंद्र से चला पाना किसी भी बादशाह के लिए काफी कठिन होता है। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए मुगल बादशाह के अंदर उतनी योग्यता भी होनी चाहिए, उतनी प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए कि वो एक केंद्र से रह करके इतने बड़े साम्राज्य को सही तरीके से चला सके। इसके अलावा और भी बहुत से कारण थे, जिनमें विदेशी आक्रमण, यूरोपियों का आगमन, मराठों का उत्कर्ष। मराठों में शिवाजी की शुरुआत से लेकर के और मराठों का भी उदय हुआ, जो मुगलों के पतन का एक कारण बना। आर्थिक कारणों में हम रिक्त राजकोष और कृषि की अवनति को रख सकते हैं। रिक्त राजकोष मतलब औरंगजेब के पश्चात जितने भी मुगल बादशाह हुए, उन्होंने राजकोष को भरने से ज़्यादा उसका उपयोग ज़्यादा उचित समझा, जिसकी वजह से राजकोष खाली होता जा रहा था। और साम्राज्य को चलाने के लिए, साम्राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए धन का अत्यधिक महत्व होता है। और राजकोष रिक्त होने के कारण मुगल साम्राज्य की या मुगल बादशाहों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति और औरंगजेब की दक्षिण नीति को भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात अगला बादशाह उसी का पुत्र बहादुर शाह प्रथम बनता है। इसे मुअज्जम के नाम से भी जानते थे। इसका एक उपनाम भी है जिसे शाह ए बेखबर भी कहते थे। पर्सी ब्राउन ने, एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन ने इस बादशाह के बारे में कहा है कि ये आखिरी बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक मुगल बादशाह के पद पर रहा। इसके पश्चात अगला बादशाह जहांदार शाह बनता है। जहांदार शाह एक ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बनता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संख्या दी गई है, लंपट मूर्ख। इसके समय पर एक लाल कुंवर नाम की महिला थी जिससे जहांदार शाह का संपर्क था। और इसी वजह से ये प्रशासन या सैनिक अभियान पर ध्यान न दे करके विलासिता में ही डूबा रहता था। इसका शासन मात्र एक वर्ष चला, 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक। इसके पश्चात अगला शासक बनता है फर्रुख सियार। ये सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बनता है। सैयद बंधु दो भाई थे, दो व्यक्ति थे, एक अब्दुल्ला खां और दूसरा हुसैन अली खान। इन बंधुओं ने भारत में आकर के और मुगल दरबार में अपनी इस तरीके से पकड़ बनाई कि आने वाले समय पर ये किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते थे।
नृप निर्माता राजा बनाने वाले। फर्रुख सियार को इन्होंने ही मुगल बादशाह की गद्दी पर बिठाया। फर्रुख सियार का एक उपनाम है जिसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुख सियार का शासन 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक रहा। 1719 ईस्वी में मुगल दरबार में जो दलबंदी शुरू हुई थी, गुटबाजी शुरू हुई थी, वो और बढ़ती है और सैयद बंधु फर्रुख सियार को उसके पद से हटा देते हैं और अगला बादशाह सैयद बंधु रफ़ी उद दौला को बनाते हैं। रफ़ी उद दौला कुछ ही महीनों तक शासक रहा, इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। रफ़ी उद दौला की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को अगला बादशाह बनाया। रफ़ी उद दरजात भी कुछ ही महीनों तक शासक बना रहा, उसके पश्चात उसकी भी मृत्यु होती है और अगला बादशाह सैयद बंधु नीकू सियार नामक व्यक्ति को बनाते हैं। 1719 ईस्वी में ही ये कुछ समय तक शासक रहने के पश्चात इसकी मृत्यु होती है और इसी समय पर जो दरबार की दलबंदी थी वो भी चरम पर होती है। सैयद बंधुओं का पतन होता है और एक तुरानी दल के नेता निज़ाम उल मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह, जिसका मूल नाम था रोशन अख्तर, शासक बनता है, अगला बादशाह बनता है। इसकी उपाधि थी रंगीला। इसका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसकी उपाधि इसके आचरण को लेकर के थी, इसके व्यवहार को लेकर के थी, इसकी विलासिता को लेकर के थी। वास्तव में प्रशासनिक दायित्वों और सैनिक अक्षमताओं के कारण ये काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अपनी विलासिता के कारण ये शासक बना रहा निज़ाम उल मुल्क की सहायता से। 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक ये भारत का बादशाह रहा। मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रशासनिक चीज़ों पर ध्यान न दे करके अपने साम्राज्य को टूटने में बड़ा योगदान दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा योगदान दिया है। इसी के समय पर मुगल साम्राज्य के बहुत सारे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी के समय नादिर शाह आक्रमण भी होता है, नादिर शाह का आक्रमण भी होता है, जो मुगल साम्राज्य की रीढ़ को तोड़ करके रख देता है। 1748 ईस्वी तक शासक रहने के पश्चात, बादशाह रहने के पश्चात इसकी मृत्यु होती है और अगला बादशाह अहमद शाह बनता है 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। उसके पश्चात आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाहजहां तृतीय 1759 ईस्वी में। इसके पश्चात शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक भारत का बादशाह रहता है। शाह आलम द्वितीय के समय पर ही बक्सर का युद्ध होता है। इसके पश्चात अगला बादशाह अकबर द्वितीय बनता है, जो 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक भारत में मुगल बादशाह रहता है। और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं। तो 1837 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह रहता है। लेकिन औरंगजेब के पश्चात जितने भी मुगल बादशाह हुए, लगभग 13 बादशाह हुए, लेकिन इन 13 बादशाहों में किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी या इतनी क्षमता नहीं थी कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य को वो पहले की तरह चला सके या पहले की तरह स्थापित कर सके। 18वीं शताब्दी का मध्य आते आते मुगल बादशाह सिर्फ नाम मात्र के बादशाह रह गए थे। असल में उस साम्राज्य को चलाने वाले कोई और ही थे। इसलिए पतनशील मुगल साम्राज्य, या ये कहें कि मुगलों की जो पतनशील स्थिति थी, मुगल बादशाहों की स्थिति थी, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य जो पहली राजनीतिक स्थिति के रूप में चर्चा करें तो मुगल साम्राज्य जो अपने चरम पर पहुंचा, जिसका नाम लगभग पूरे विश्व में होता है, वो अब लड़खड़ा करके अपने पतन की अवस्था में था। और राजनीतिक शून्य की स्थिति भी इसीलिए थी कि मुगल बादशाह सिर्फ नाम मात्र का रह गया था। असल में भारत में वास्तविक तौर पर देखा जाए तो कोई शासक नहीं था, सभी छोटे छोटे प्रांतों के ही अपने शासक थे। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो स्थिति है राजनीतिक तौर पर, वो नवीन राज्यों का उत्थान है। नवीन राज्यों का उत्थान स्वाभाविक है, जब कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो उसके अंतर्गत राज्य होते हैं, छोटे छोटे प्रांत होते हैं, वहाँ के जो सरदार होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। केंद्र को कमजोर पा करके अपने प्रांत में अपने आप को शासक घोषित करना पहले से ही परंपरा रही है। मुगल साम्राज्य जैसे ही टूटा, मुगल साम्राज्य के टूटने के साथ ही या मुगल बादशाह के कमजोर होने के साथ ही जो दूर दराज के प्रांत थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। इस क्रम में सबसे आगे था बंगाल।
बंगाल में औरंगजेब के समय पर ही मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था और मुगल बादशाह की कमजोरी का फायदा उठा करके बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कहा जाता है, एक कहावत ही है, औरंगजेब के सिखाए हुए प्रिय अमीर तथा राज्य के वजीर और उनके सहयोगियों ने मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया का श्री गणेश किया। इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। मुर्शीद कुली खान ने अपने बंगाल का कर देना मुगल बादशाह को बंद कर दिया। 1717 ईस्वी में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी क्रम में पहला जो राज्य था वो बंगाल ही था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके पश्चात क्योंकि मुगल बादशाह कमजोर था, मुगल प्रशासन भी कमजोर था, मुगल बादशाह की पकड़ अपने प्रांतों में कमजोर होती जा रही थी, जिसका फायदा सभी प्रांतों ने उठाया। बंगाल के पश्चात अवध अवध में सआदत खां, जिसकी उपाधि थी बुरहान उल मुल्क, इसने भी अवध में अपने आप को मुगल बादशाह से स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया मुगल बादशाह की अधीनता से। अगला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद में चिनकिलिस खां नामक व्यक्ति ने 1724 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। चिनकिलिस खां इसका मूल नाम था। इसकी उपाधि थी निजाम उल मुल्क। ये वही निजाम उल मुल्क तुरानी दल का नेता था जिसने मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर बिठाने में, बादशाह बनाने में उसकी मदद की थी। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की स्थिति को देख करके इसने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी क्रम में कर्नाटक में सादुतुल्ला खां, मैसूर में चिक्का कृष्णराज, फर्रुखाबाद में मोहम्मद खां बंगश, बाद में फर्रुखाबाद के अंतर्गत बुंदेलखंड और इलाहाबाद भी उसमें शामिल हुए। तो फर्रुखाबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला मोहम्मद खां बंगश था। इसी तरह से रोहेलखंड में अली मोहम्मद खां ने अपने आप को मुगल बादशाहत की अधीनता से स्वतंत्र घोषित किया अपने आप को और रोहेला राज्य की स्थापना की। केरल की अगर बात करें तो केरल में 4 तरह के राज्य थे, कालीकट, कोचीन, चिरक्कल और त्रावणकोर। ये केरल 4 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पर त्रावणकोर का शासक था मार्तंड वर्मा, जिसने अपने आप को मुगलों की अधीनता से मुक्त किया और 2 ही इसमें से राज्य थे, कालीकट और त्रावणकोर, जो अच्छी स्थिति में थे, ताकतवर थे और मुगलों की अधीनता से मुक्त थे। सिखों की अगर बात करें तो 1764 ईस्वी में सिख समुदाय एकत्र हुए और अमृतसर में एकत्र होकर के इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की, अपने आप को मुगल बादशाहत की अधीनता से मुक्त घोषित किया और सिख राज्य की स्थापना हुई। अगले अगला जो राज्य है वो जाटों का राज्य था। ये आगरा मथुरा क्षेत्र में स्थापित था और इसकी स्थापना चूड़ामन एवं भदन सिंह ने की थी। आमेर का राज्य, जहाँ पर जयपुर शहर की स्थापना की जयसिंह ने, तो जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना करके आमेर राज्य को भी स्वतंत्र घोषित किया। और मराठे, जिनका लगातार मुगल बादशाहों से संघर्ष होता रहा, मराठों ने भी अपने आप को मुगल बादशाहत की अधीनता से अपने आप को स्वतंत्र ही रखा। इस तरह से जो नवीन राज्यों के उत्थान की अगर हम बात करें तो मुगल बादशाह की कमजोरी का फायदा उठा करके बहुत सारे प्रांतीय सरदारों ने, प्रांतीय सूबेदारों ने अपने आप को मुगल बादशाह की अधीनता से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तो बहुत सारे नवीन राज्यों का उत्थान हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य जो राजनीतिक प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं उसमें इन राज्यों का उत्थान भी 18वीं शताब्दी के मध्य होना एक बड़ी बात थी, जिसको लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य जो राजनीतिक स्थिति थी वो अब बदल रही थी। अभी तक पूरा भारत एक मुगल बादशाह के अधीन ही रहता था, लेकिन 18वीं शताब्दी का मध्य आते आते मुगलों का पतन होना और उस पतन की भूमि पर, पतन की जमीन पर नवीन राज्यों का उदय होना, ये एक बड़ी राजनीतिक घटना मानी जाती है।